हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं, लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री, ऊष्मा रसायन के नियम। रासायनिक परिवर्तनों के दौरान ऊष्मा परिवर्तन के लिए ऊष्मा रसायन विज्ञान में दो महत्वपूर्ण नियम दिए गए हैं। ये दोनों ही नियम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित हैं। पहला नियम है लेवोजियर एंड लैप्लासे लॉ। लेवोजियर एंड लैप्लासे का नियम कहता है कि एक रासायनिक अभिक्रिया में अवशोषित अथवा उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा उस अभिक्रिया की विपरीत दिशा में उत्सर्जित व अवशोषित ऊष्मा के बराबर होती है। यानी अगर हम कोई रिएक्शन करते हैं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, तो जब वही रिएक्शन रिवर्स की जाएगी, विपरीत दिशा में की जाएगी, तो उसमें उत्सर्जन होगा ऊष्मा का, और उस ऊष्मा की उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा जो फॉरवर्ड रिएक्शन में अवशोषित ऊष्मा के एकदम बराबर होगी। इसी प्रकार यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया के दौरान डेल्टा एच नेगेटिव है, यानी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, तो जब वह अभिक्रिया विपरीत दिशा में चलेगी तो उस दौरान अवशोषित ऊष्मा की मात्रा भी एग्जैक्टली सेम होगी। अर्थात यदि किसी यौगिक की संभवन ऊष्मा का मान हम लें, मान लीजिए दो एलिमेंट्स ए और बी मिलके ए बी बना रहे हैं यौगिक, उस दौरान ऊष्मा यौगिक की संभवन ऊष्मा का मान Q कैलोरी है, तो जब उस यौगिक का अपघटन किया जाएगा, वियोजन किया जाएगा, तो उस दौरान Q किलो कैल ऊष्मा का ही अवशोषण होगा। दूसरा नियम हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, हेस का स्थिर ऊष्मा संकलन नियम क्या कहता है कि कोई रासायनिक प्रक्रम दो या अधिक विधियों द्वारा संपन्न हो सकता है, परंतु प्रक्रम में होने वाला ऊष्मा परिवर्तन समान होगा। कुछ रासायनिक प्रक्रम करने के लिए हमारे पास एक से अधिक विधियां हो सकती हैं, तो हम किसी भी विधि द्वारा करें, उस विधि में कोई भी परिस्थितियां हो, कोई भी पथ फॉलो किया जाए, और प्रक्रम कितने भी स्टेप्स में हो, एक स्टेप में हो, दो में हो, चार में हो, तो सभी स्टेप्स के जब हम ऊष्मा परिवर्तन को योग करेंगे तो कुल ऊष्मा परिवर्तन जो है वो एक समान होगा, चाहे किसी भी विधि द्वारा किया जाए। इसे इस साइकिल द्वारा समझते हैं। मान लीजिए हम परिवर्तन करना चाह रहे हैं ए का बी में, तो यहाँ मैंने दो पाथ शो करे हैं। पहले मान लीजिए हम ए को एक्स में चेंज करते हैं, उस दौरान ऊष्मा परिवर्तन Q1 होता है, फिर एक्स से वाई Q2 ऊष्मा परिवर्तन के साथ, देन वाई टू बी ऊष्मा परिवर्तन Q3 के साथ। यहाँ 3 स्टेप्स में प्रोसेस हो रहा है। यही प्रोसेस हो सकता है हम किसी और मेथड से करें तो 2 स्टेप्स में फॉलो हो जाए। पहले ए एम में चेंज हो, जिस दौरान ऊष्मा परिवर्तन A1 हो, फिर M टू B ऊष्मा परिवर्तन A2। तो हेस लॉ कहता है कि डेल्टा H का मान दोनों केसेस में एक समान होगा। डेल्टा H विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और दिस विल बी इक्वल टू A1 प्लस A2। जैसे मेरे पास एग्जाम्पल है अमोनिया और HCl। अगर हम अमोनिया गैस और HCl गैस को मिक्स करें, उसका जलीय विलयन बनाना चाहें, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन, तो हमारे पास 2 मेथड्स हैं। पहला मेथड जो मैंने ग्रीन पेन से शो किया हुआ है, उस मेथड में आप देखें पहले स्टेप में हमने अमोनिया गैशियस टू एक्वस में चेंज किया है। यहाँ पे मेरे पास अमोनिया गैशियस फॉर्म में, यहाँ एक्वस, दैट मीन्स इस स्टेप में मैंने अमोनिया गैस को वाटर में डिज़ोल्व कर दिया और HCl अभी गैस में ही है। फिर सेकंड स्टेप में मैंने क्या किया, HCl को वाटर में डिज़ोल्व किया, मीन्स दोनों गैसेस के एक्वस सोल्यूशन बना लिए। 2 स्टेप्स हो गए। तीसरे स्टेप में अब ये दोनों एक्वस सोल्यूशन को हमने मिक्स किया और मेरे पास आ गया अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन। और जो है इन प्रोसेस के दौरान ऊष्मा परिवर्तन R, S एंड T रिस्पेक्टिवली हुए। दूसरा तरीका है कि हम पहले अमोनिया और HCl दोनों को मिक्स करके पहले अमोनियम क्लोराइड में चेंज कर लें, सॉलिड अमोनियम क्लोराइड में चेंज कर लें, फिर इस सॉलिड अमोनियम क्लोराइड को एक्वस सोल्यूशन में चेंज कर दें, यानी जल में घोल दें। तो इस दौरान मान लीजिए 2 स्टेप्स में ऊष्मा परिवर्तन हुआ X एंड Y। तो हेस लॉ के अकॉर्डिंग ये दोनों ऊष्मा परिवर्तन के मान जो है वो एक समान होंगे, यानी जो मान R प्लस S प्लस T का होगा एग्जैक्टली वही मान X प्लस Y का होगा। अब आप इमेजिन करिए, मान लीजिए ये मान एक समान नहीं है, कम या ज़्यादा है, तो थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग
अगर ये मान नेट जो है डिफरेंस होगा तो ऊष्मा नेट इन दोनों क्रम के दौरान या तो उत्पन्न होगी या नष्ट होगी, जो कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के विपरीत हो जाएगा। और हम भली भांति जानते हैं कि आज तक ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को कोई चैलेंज नहीं है, यानी ऊष्मा को या ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। तो नेचुरली है कि इन दोनों विधियाँ, चाहे ये विधियाँ मेरी दोनों अलग अलग हैं अमोनियम क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन बनाने के लिए, बट नेट ऊष्मा परिवर्तन डेल्टा एच क्यू किलो कैलोरी ही होगा। तो इस हेस नियम की जो है प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। देखते हैं मेन एप्लीकेशंस। सबसे पहला कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन। हमने स्टार्टिंग में हीट ऑफ फॉर्मेशन टॉपिक को खूब डिटेल में पढ़ा और हमने कहा कि हर यौगिक की मानक संवहन ऊष्मा होती है और कुछ यौगिकों की मानक संवहन ऊष्मा डायरेक्ट मेथड से ज्ञात करना मुश्किल होता है। तो अगर हमारे पास हीट ऑफ कंबस्टन डाटा हो उन यौगिकों का, जो कि मैंने कहा था कि प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली लैब में डिटर्मिन करना इजी होता है हीट ऑफ कंबस्टन को, तो हम उस हीट ऑफ कंबस्टन डाटा को यूज़ करके हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी प्रकार किसी भी प्रकार की रिएक्शन हो उसके लिए हम जनरल टर्म यूज़ करते हैं हीट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया ऊष्मा का परिकलन। अगर मैं सोल्यूशन बना रही हूँ तो इट विल बी कॉल्ड हीट ऑफ सोल्यूशन। अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अलग अलग नाम हम लोग रखते हैं डिपेंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो अभी हीट ऑफ कंबस्टन डाटा से हम हीट ऑफ रिएक्शन भी डिटर्मिन कर सकते हैं। इन दोनों फर्स्ट टू एप्लीकेशंस के बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम अपने अर्लियर क्लासेस में सॉल्व कर चुके हैं। आप इसके बेस्ड और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स खुद ट्राई कर सकते हैं। देन थर्ड एप्लीकेशन इज कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ ट्रांजिशन, संक्रमण ऊष्मा का परिकलन। हमने पढ़ा है कि कुछ पदार्थ एक से अधिक जो है अपर रूपों में पाए जाते हैं और एक रूप का दूसरे रूप में रूपांतरण जो है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। तो प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली लैब में इतने स्लो प्रोसेसेस को करना फिजिबल नहीं होता या थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगेन हम अगर इनके मेरे पास हीट ऑफ कंबस्टन डाटा जो एक्सपेरिमेंटली ईजिली डिटर्मिन हो जाते हैं तो वहाँ से हम हीट ऑफ ट्रांजिशन वैल्यू ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी प्रकार हीट ऑफ हाइड्रेशन, जल योजन ऊष्मा। आप पढ़ते हैं कि कुछ यौगिक जो हैं उनके साथ एक या एक से अधिक वाटर मॉलिक्यूल्स लगे हुए होते हैं। जैसे आप पढ़ते हो कॉपर सल्फेट 5H2O पाया जाता है, इसी प्रकार कैल्शियम क्लोराइड 6H2O होता है। तो इनके कितने वाटर मॉलिक्यूल्स इनके साथ लगे हुए हैं दैट ऑल्सो वी कैन कैलकुलेट। कैसे कि इन यौगिकों की हीट ऑफ सोल्यूशन वैल्यूज जो हैं वो अलग अलग होती हैं। तो हीट ऑफ सोल्यूशन वैल्यू से हम लोग जो हैं इनकी हीट ऑफ हाइड्रेशन, जल योजन ऊष्मा यानी एनहाइड्रस को हाइड्रेटेड फॉर्म में चेंज करने के लिए कितना ऊष्मा परिवर्तन हुआ वो भी कैलकुलेट किया जा सकता है। ये लास्ट टू एप्लीकेशंस के एक एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को मैं लेती हूँ। मेरे पास मान लीजिए ये डाटा गिवन है कि कार्बन जिसका हीरा रूप है डायमंड फॉर्म का, हीट ऑफ कंबस्टन वैल्यू ये दी गई है -395.39 किलो जूल और ग्रेफाइट की हीट ऑफ कंबस्टन इज़ -393.51 किलो जूल। इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हम हीरे से ग्रेफाइट में क्रमण ऊष्मा का मान ज्ञात कर सकते हैं। उल्टा भी ज्ञात किया जा सकता है, ग्रेफाइट से हीरा। हमें क्वेश्चन में दिया गया है हीरे से ग्रेफाइट की संक्रमण ऊष्मा ज्ञात कीजिए। यानी अब मेरा पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो ये है, हीरा टू ग्रेफाइट। तो मैं क्या करूं, इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को घटा देते हैं, माइनस करेंगे तो रिएक्टेंट इक्वेशन नंबर 2 पूरी के आगे ही माइनस साइन यूज़ हो जाएगा। मीन्स दिस विल बी माइनस दिस माइनस हेयर माइनस, यहाँ भी साइन चेंज हो जाएगा तो यहाँ भी माइनस साइन लग जाएगा। तो यहाँ माइनस साइन यूज़ करने से ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में कट जाएंगे, CO2 कट जाएंगे। नेट मेरे पास क्या बचा, दिस हीरा माइनस ग्रेफाइट। इसे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ग्रेफाइट को राइट साइड ले जाओ तो इट विल बी हीरा टू ग्रेफाइट। और इसी प्रकार ये इक्वेशन 1 में से 2 में डेल्टा एच वैल्यूज़ भी माइनस हो जाएंगी। मीन्स 1 में से 2 माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस साइन मिलके प्लस हो जाएंगे। मीन्स आई विल गेट -395 प्लस दिस वन। तो मेरे पास नेट आंसर क्या आ जाएगा, -1.88 किलो जूल। तो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। मीन्स हीरा टू ग्रेफाइट जब अपर रूप का ट्रांजिशन होता है तो इतनी ऊष्मा उत्सर्जन होता है।
इसी प्रकार के और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आप खुद ट्राई कर सकते हैं, सल्फ़र के एग्जांपल्स लेके और कुछ एग्जांपल्स लेके। सेकंड न्यूमेरिकल जो है वो हीट ऑफ हाइड्रेशन के ऊपर बेस्ड है। गिवन है 10 ग्राम निर्जल सोडियम सल्फेट को जल के आधिक्य में घोलने पर 162 जूल ऊष्मा मुक्त होती है, जबकि उतनी ही मात्रा में ठोस सोडियम सल्फेट 10H2 को घोलने पर 1580 जूल ऊष्मा अवशोषित होती है। तो सोडियम एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट से हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट के लिए जल योजन ऊष्मा का मान आपने ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ आपने ये ध्यान देना है कि जो जनरली होता है कि जब एनहाइड्रस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको जब जल में घोलते हैं, उनके एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं तो ऊष्मा उत्सर्जित होती है, जबकि हाइड्रेटेड फॉर्म को जब जल में घोलते हैं तो जनरली ऊष्मा का अवशोषण होता है। अब न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हम सोडियम सल्फेट का अनुभार ज्ञात करते हैं। एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट का मेरे पास आ गया 142। अब 10 ग्राम दिया गया है तो 10 ग्राम सोडियम सल्फेट में नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? 10/142। तो 1 मोल सोडियम सल्फेट की विलयन ऊष्मा का मान कितना हो जाएगा? ये 10 ग्राम की आपको दी गई है, मीन्स 10/142 मोल की ऊष्मा दी गई है न्यूमेरिकल में। 1 मोल के लिए कैलकुलेट करनी है तो ये आ जाएगी 2300.4 जूल। इसी प्रकार सेम हम हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट की जो है विलयन ऊष्मा का मान ज्ञात कर लेते हैं। उसके लिए पहले अनुभार ज्ञात करते हैं। सोडियम सल्फेट 10H2 का अनुभार है 322। 10 ग्राम में कितने मोल्स होंगे? 10/322। 1 मोल सोडियम सल्फेट की विलयन ऊष्मा का मान यहाँ से आ जाएगा 50876 जूल। तो मेरे पास दैट मीन्स एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट को जब जल में घोला गया तो 1 मोल के लिए, ठीक है ना, क्योंकि विलयन ऊष्मा पर मोल डिफाइन की जाती है तो इसलिए हमने ऊपर वाला स्टेप किया। तो 1 मोल हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट को जब जल में घोला तो इतनी ऊष्मा का शोषण हुआ, और 1 मोल एनहाइड्रस को जब घोला उसमें से एक्वा से आधिक्य लिया हुआ है तो 10 मॉलिक्यूल्स पहले सोडियम सल्फेट के साथ जुड़ेंगे, फिर उसका जो है एक्वा सॉल्यूशन बनेगा, तो प्रोडक्ट साइड में दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक समान होंगे। उस दौरान ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, माइनस साइन आप देख रहे हैं। अब मुझे चाहिए कि ये एनहाइड्रस टू हाइड्रेटेड चेंज होने में कितनी ऊष्मा परिवर्तन हुआ। तो अगेन हम इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करते हैं। जब माइनस करेंगे, अब यहाँ पे 1 माइनस हो रही है, मीन्स यहाँ माइनस साइन लग रहे हैं, तो मेरे पास ये जो हैं आपस में जो हैं कट जाएंगे और मेरे पास बचेगा क्या? ये टर्म जो है वो प्रोडक्ट साइड चली जाएगी, मीन्स ये इक्वेशन नेट आ जाएगी। तो इस इक्वेशन के दौरान डेल्टा H वैल्यूज़ जो हैं वो भी माइनस हो जाएंगी, 2 - 1, तो नेट मेरे पास आ जाएगा -53176.4 जूल और इट्स -53.18 किलो जूल। दैट मीन्स एनहाइड्रस टू हाइड्रेटेड जाने में इतनी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो इस तरह हेस नियम के हिसाब से आप बहुत तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थर्मोकेमिस्ट्री में कर सकते हैं, क्योंकि थर्मोकेमिकल इक्वेशंस पढ़ते हुए हमने कहा था कि यहाँ हम लोग सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशंस की तरह इक्वेशंस को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जो भी स्टेप आप करेंगे वही सेम जो है ऑपरेशन डेल्टा H वैल्यू के साथ भी होगा। जैसे यहाँ हमने 2 इक्वेशंस को माइनस किया तो उनके डेल्टा H वैल्यू भी माइनस हो जाती है। इसी तरह अगर आप किसी टर्म इक्वेशन को गुना करते हैं किसी नंबर से तो उसकी डेल्टा H वैल्यू भी उसी नंबर से गुना हो जाएगी। तो इस तरह के और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आप लोग ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।